हाय एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस 2024 एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन की मैथ की सीरीज में। तो चलिए फिर एक और शिफ्ट हम सॉल्व करेंगे। 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में आपके मैथ के जो 25 सवाल होंगे उनको हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। कोई नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो मेरा ये एप्लीकेशन है ED24, इसको डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे आज तक के एसएससी में जितने भी आपके जीके जीएस के सवाल आए हैं उनका क्विज फॉर्मेट, इंग्लिश के जितने भी सवाल आए हैं उनका क्विज फॉर्मेट, और ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स इसी ऐप पर आपके लिए आने वाले हैं। ये 4 कोर्सेज हैं, चारों सब्जेक्ट आप इनमें ज्वाइन करके अपने पूरे कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी की चीजें आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है इस दिए गए इक्वेशन को। ऐसे सवाल मैं ज्यादातर आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, लेकिन पहला ही सवाल है तो चलिए सॉल्व करते हैं। बॉड मास अप्लाई करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई आपका 7/2, 2/3, एलसीएम आपका कितना आया 6, ये आपका 21 प्लस 4 यानी कि ब्रैकेट में आया आपका निकल कर 25/6। इधर मल्टीप्लाई हो रही है भाई 4/5 से, 5 से 5, 2 से 3, ये 2, तो इधर से आया आपका 10/3। इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया 24/5 इंटू 3/8, 8 से 3, तो इधर से आ गया आपका 9/5। इसको सम करना है इससे, तो यानी कि 10/3, 15 आपका एलसीएम आ गया, 27 प्लस 50 यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 15। इधर है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, उत्तर हो जाता। इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं भाई, सभी को ये बॉड मास वाला जो फंडा है पता है। बी स्टैंड्स फॉर जो ब्रैकेट्स होते हैं, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में आपको किसी भी इस तरीके की सिंप्लीफाइड इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी दी गई है, इन्होंने पूछा है कि इस आपके दिए गए टर्म का मान कितना होगा। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है आपको 1 के बराबर, इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं वैल्यू पुट करके एक बार ट्राई करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। इसमें थोड़ी देर के लिए मैं अगर ए की वैल्यू 90 रख दूं, तो मैं इसमें जब वैल्यू ए की 90 रख रहा हूं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि p इंटू 1। cos 90 कितना हो गया 0 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर p की वैल्यू आपके पास 1 आ गई अगर मैंने थोड़ी देर के लिए a को 90 ले लिया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें एक बार वैल्यू पुट करता है। p की वैल्यू 1 है, -1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू कॉस 90 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका उत्तर कितना आया 1 ही आ गया ना। तो वैल्यू पुटिंग करके काम बन जाते हैं कभी कभी। ये आपका देखिए विकल्प नंबर बी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, नमन ने एक दुकान में 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे। उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति सेब 2 रुपए कम कर दिए। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद सका। उसने शुरू में कितने सेब खरीदे थे। बहुत ही आसान सा सवाल है, कई सारे तरीके इसके होते हैं, लेकिन एकदम बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा। भाई एप्पल की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो आप एक्स मान लीजिए, और मान लीजिए कि शुरुआत में जो ये आपको एप्पल दे रहा था वो दे रहा था वाई। तो आप लोगों से मैं पूछूं कि कीमत कितनी हो जाएगी भाई, प्रति एप्पल जो कॉस्ट है और जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक्स इंटू वाई, ये कॉस्ट रहेगी। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी दी गई थी आपको 720। ये मैंने कैसे लिखा है क्लियर है। अब इन्होंने फिर इसके साथ थोड़ा बहुत क्या किया, तोल मोल किया। तोल मोल करके इसने क्या करा लिया, 4 और एप्पल खरीद लिए और पर एप्पल इसने 2 रुपए कम करा लिए। अगर 2 रुपए कम करा लिए तो एक्स से कीमत अब इसने कितनी करा ली x-2। 4 और एप्पल ले लिए यानी कि कितने लिए y+4 ले लिए। अब यहां पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, वही सेम x-2 y+4 720।
यानी कि उतने ही पैसे दे रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी है। यहाँ से क्या कर लो, आप इस y की वैल्यू के लिए इसको कैलकुलेट कर लो। ये 720/x हो गया, y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ से y की वैल्यू को पुट करोगे तो मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ी देर। तो ये x माइनस टू, y की वैल्यू होगी आपके पास 720/x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4x इधर हो जाएगा, x को अगर उधर ले जाएं, किधर लिखूं यार, इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, x माइनस टू 720 प्लस 4x, और सामने की तरफ चला गया आपका 720x, वो उधर की तरफ ले गया मैं, है ना। अब इसको यार सॉल्व कर लो यार। एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें आप x की वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसका फैक्टराइजेशन करके। तो करने का ये एक तरीका है, इससे आप अगर करोगे तो आपका आसानी निकल आएगी। अब इसमें क्या है ना, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से आप मैच भी करके देख सकते हो, है ना। तो हाउ मेनी एप्पल डिड ही ओरिजिनली बाई, तो कितने एप्पल, यानी कि यहाँ पर जो ओरिजिनली बाइड एप्पल थे उसके बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो यानी कि y की वैल्यू दे रहे हैं, y की वैल्यू मतलब फाइनली यहाँ पर कितनी रही होगी वो पूछ रहे हैं। तो y की वैल्यू एक बार ट्राई कर लो, ऐसे भी कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, मैंने एक फॉर्मेट आपको बता दिया है, तो देख लीजिएगा। जगह यहाँ पर है नहीं, वरना सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगला सवाल है 1.21 और 0.09 के माध्य समानुपातिक का 0.16 और 0.36 के माध्य समानुपातिक से अनुपात क्या है। आप लोग मुझे बताइए कि भाई जो मीन प्रोपोर्शन होता है, अगर दो संख्याएं हैं x और y, तो वो क्या होता है, ये होता है। तो अगर मैं मीन प्रोपोर्शन निकालूंगा, यहाँ पर दी गई दो संख्याएं जो थी 1.21 एंड 0.09, वो कितना हो जाएगा, 1.21 इंटू 0.09, ये रहेगा भाई। तो पहला जो मीन प्रोपोर्शन आपने यहाँ से निकाला है, 100 नीचे से आएंगे, उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 11 और 3 यानी कि 33, और नीचे आपका 100 बाहर आया है तो ये 0.33। तो ये फर्स्ट मीन प्रोपोर्शन आपने निकाल लिया, किस किस का, इसका और इसका। अब दूसरा जो मीन प्रोपोर्शन है, उसकी संख्याएं कितनी है, 0.16 इंटू 0.36। इससे 6 बना, इससे 4 बना, तो बाहर कितना आया, 0.24। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो यार कुछ भी नहीं है, ये हो गया ना भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आइए। अगला सवाल है, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम तीनों पंखों के लिए चुकाई गई कीमत इतने रुपए है तो प्रत्येक पंखे की अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यार आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर 3 पंखे वो ले रहा है, उसकी कीमत दे रखी है इन्होंने आप लोगों को। पहला पंखा अगर इसने लिया होगा, उस पर 6% की छूट मिली, तो कितना पे किया इसने, इतना पे किया। दूसरे पर 10% की मिली तो कितना पे किया, 10% निकाल दिया। और तीसरे पर 12% की छूट मिली तो इतना पे किया होगा। अब ये कितना हो गया, 8 4 12, 9 और 9 18 और 9 27, तो कितना आ गया भाई ये, 2.72x। इतना इसने प्राइस पे किया होगा, इसकी वैल्यू इन्होंने आपको दी है 6800 की। यहां से x के लिए इसको कैलकुलेट कर लो। इसको अगर मैं कट करूं तो ये 2 से लगभग 2 बार जाएगा, पहले 200, 544, उसके बाद 5, x की वैल्यू आ गई भाई 2500। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद कुछ ऐसा सच पता नहीं है। अगला सवाल है, टैंकों को 3 पाइपों द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दरों के साथ भरा जाता है, जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना समय तीसरा पाइप अकेले इसे भरने में लेता है।
यदि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से चल रहा है, पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा? यार ये पाइप एंड सिस्टम वाली बेसिक सी जो आपकी एक कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं T1, T2, T3, ये T1 क्या है? जितना समय पहले पाइप ने लिया है। T2 है जितना समय दूसरे पाइप ने, और T3 जितना समय तीसरे पाइप में। अब इनके बीच में रिलेशन दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि भाई जो कहा गया, while the first two pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. आप लोग मुझे बताओ, ये पहली चीज दी है, फिर उसके बाद दिया है द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट टाइप। तो T2 के बारे में दिया है कि जितने समय में T2 भर रहा है ना, वो T1 से 5 घंटे कम में ही भर दे रहा है, यानी कि T2 इक्वल टू T1 - 5 दिया है इन्होंने। फिर येट 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड टाइप, यानी कि T2 की वैल्यू एक और दी है, वो किसके बराबर दी है? 4 घंटे स्लोअर, यानी कि T2 की वैल्यू किसकी तुलना में? T3 की तुलना में क्या रहेगी? 4 घंटा ज्यादा। ये दिया है इन्होंने आप लोगों को एक कंडीशन। ये क्लियर है भाई? जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको लेकर तो कोई समस्या नहीं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करके लिख लेता हूं, इसे हटा के T1, T2, T3। अब जो T2 की वैल्यू इन्होंने आप लोगों को दी है, वो किस किस की तुलना में दी है? T1 और T3। T1 से 5 घंटे ज्यादा और T3 से 4 घंटे स्लोअर में। तो ये बस इन्होंने अभी आपको दिया था। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, इन्होंने दिया कि दे फिल द टैंक while the first two types are operating simultaneously, जब दो पहले पाइप जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, वो टैंक को सेम ड्यूरेशन में भर रहे हैं जितना कि तीसरा अकेले में है। अगर मैं इनकी क्षमता निकाल लूं कि भाई पहला और दूसरा मिलकर जितना कर रहे हैं ना, उतना ही तीसरा कर ले रहा है, ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि नहीं? फिर उसके बाद T2 की वैल्यू T1 के और T3 के कंपैरिजन में इन्होंने आपको दी है, तो यहां पर T2 की वैल्यू पुट कर दो आप इनके अंदर T1 और T3 वाली टर्म में। ऐसे कर सकते हैं ना भाई? सब्सटीट्यूट करियो, T2 की वैल्यू पहले आप T3 + 4 रखो इसमें, और फिर उसके बाद T1 के टर्म में रखो। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं, अगर T3 की वैल्यू निकालना चाहूं या T1 की वैल्यू निकालना चाहूं, जो भी आपका मन है, उससे क्या है ना, आपका सिंगल टर्म निकल आएगा और उससे आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से अगर मैं इसमें T1 की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी? T2 + 5। यहां पर T3 की वैल्यू अगर निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी? T2 - 4। इसमें रख दो इसको। तो ये हो गया 1/T1 की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? T2 + 5 +1/T2। इधर क्या हो गया? 1/T2 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई एक बार। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। T2 + 5, T2 इधर आपका T2 आ गया, इधर आ गया आपका T2 + 5 = 1/T2 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यार इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन का वो फॉर्मेट तो बनकर तैयार हो गया ना। अब इसको T2 के लिए आपको सॉल्व करना है। T2 की वैल्यू आएगी, T2 की वैल्यू अगर आ गई तो यहाँ से T1 की निकल आएगी और यहाँ से T3 की निकल आएगी। समझ गए? तो जैसे ही T1, T2, T3 की वैल्यू निकल कर आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइप के लिए कितना समय लगा होगा। समझ गए ना? बस मैं अब यहाँ पर सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, फालतू का समय लगाना नहीं चाह रहा हूँ। ये T2 के लिए इक्वेशन आपकी तैयार है। T2 निकालना, यहाँ पर वैल्यू पुट करना, T1 और T3 की वैल्यू आपकी निकल आएंगी। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें आपको sin 74 tan 74 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में एंगल 0 से 45 में, आप इनमें से बताइए कि उत्तर क्या रहेगा। मतलब 0 से 45 के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में आपको 74 साइन का वैल्यू और tan 74 को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यार मुझे बताओ, इस sin 74 को क्या लिख सकते हैं हम? cos 16 लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि मैं sin 74 को क्या भी लिख सकता हूं? साइन
90 माइनस 16 भी लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, cos 16। इसी प्रकार 1074 को क्या लिख सकता हूँ, cot 16 लिख सकता हूँ। बन गया ये आपका cos 16 प्लस cot 16, cos 16 प्लस cot 16। तो ऑप्शन नंबर सी था, ये करेक्ट हो जाता है। या क्या सवाल दिया इन्होंने, ये कुछ भी नहीं था ना इसमें, है कि नहीं? सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एबीसी, एक ट्राइंगल है, दो मीडियन एडी और बीई इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पर, राइट एंगल पर। एडी की वैल्यू 12 दी गई है, बी की वैल्यू 9 दी गई है, एबी की आप लोगों को लेंथ बतानी है। आप लोग बताइए कि जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये वैसे दोबारा से रिपीट करने वाली बात है, इस पर आप लोगों को सबको चर्चा होगी। मीडियन एडी और बीई, मैंने यहाँ से एडी और बी के बारे में बोला है कि 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ऐसे करके इन्होंने दिया है। तो ये जो जी पॉइंट होता है, जो सेंट्रोइड जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये हर मीडियन को किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना कि भाई ए जी अनुपात जो जी डी है, अगर ये बिंदु डी हो जाता है तो ये वैल्यू कितना रहता है, 2:1 रहता है ना। इन्होंने जो जो आपको दिया है वो आप लिख लीजिए। एडी की वैल्यू इन्होंने 12 दी है, बीई जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू दी है, तो ये आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये 90 है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एडी की वैल्यू 12 है तो ए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2/3, कंप्लीट 3 है, 2+1, और ये वाला 2 है, तो 3 से 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना हो गया आपका ए डी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जी कितना हो गया आपका 8। ये वाला 90 डिग्री है, अगर ये बी ई, इसका वैल्यू कितना दिया है भाई, 9 दिया है, तो वो भी आपका 2:3 में डिवाइडेड है, तो ये आपका कितना आ गया, इतना वैल्यू 6, तो ये 6 हो गया। ए बी की वैल्यू में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, आपका 10 हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाता आंसर। तो यहाँ पर ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका क्रिएट हो रहा है, मेड इन वाला जो आपका फॉर्मेट होता है आपने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगला है 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी का 74 है, कक्षा का औसत स्कोर क्या है। भाई 12 का एवरेज 62 है, तो ये क्या हो गया, टोटल स्कोर हो गया 12 स्टूडेंट्स का, 12 दूनी 24, 72, और ये हो गया आपका 744। अब 18 का इन्होंने दिया है, इस 30 में से 12 ये हैं, 18 का कितना है 74, तो टोटल स्कोर 18 इंटू 74 अगर आप निकालेंगे तो इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा 2 3 3 1, ये बाकी के 18 का है। तो इनको जोड़ो भाई, 13 7 2000, और ये आपका कितना आ गया 2076, ये आ गया टोटल 30 का टोटल इतना। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, तो आपको क्या करना है, 20 76 को इतने से डिवाइड करना है। तो एक जीरो यहाँ लगा लो, 3 से कट कर लो, 3 6 18, 3 निम 27, 69.2, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन निकल आएगा इसमें से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर 6 घंटे में जा सकती है, यदि धारा की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। भाई जो स्पीड अपस्ट्रीम की है, अगर मैं उसको निकालूं तो आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब जो इन्होंने आप लोगों को अपस्ट्रीम की वो दी है, स्पीड दी है, वो आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितनी बोल रहा है वो 54, 6 घंटे में जाती है, तो ये 9 आ गई ना किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड जो बोट की इन्होंने दी है, इसमें इस स्ट्रीम की जो स्पीड दी है वो कितनी दी है 4.8, है ना। अगर स्टिल वाटर है, यानी कि अगर बोट जो है, अगर वो क्या है डाउन स्ट्रीम जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड इतनी थी, स्ट्रीम स्पीड इतनी है,
अपस्ट्रीम स्टिल मतलब या वाटर की जो स्पीड है, अगर मैं वो निकालना चाहूँ, स्टिल वाटर के अंदर निकालना चाहूँ, तो वो क्या आएगा? अगर वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम गई और वो भी स्ट्रीम की विपरीत दिशा में, तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा को सम करना पड़ेगा, 13.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी स्टिल वाटर में? इतनी है ना? और जो उसकी धारा की स्पीड है वो 4.8 है, तो आपका ये कितना हो गया? सात 18.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? अब आपसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, कितना तय करने में? 279 तय करने में, और स्पीड कितनी है? 18.6। ये करना है आपको। तो 18 से आपका एक बार जाएगा, 18 से एक बार जाएगा, और 9, ये 15 आएगा ना? 15 आवर आ जाएगा आपका ये आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का जो बेसिक फंडा है वो अप्लाई करना है। आपने अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, आपकी पानी की स्पीड दी है, तो स्टिल वाटर में नाप की स्पीड कितनी हो जाएगी वो निकाल ली। फिर डाउनस्ट्रीम में जो स्टिल वाटर वाली है वो और ऐड हो जाएगी, वो निकाल ली। डाउनस्ट्रीम में आपका समय कितना लगेगा इतनी दूरी ट्रेवल करने के लिए, वो हमने अप्लाई कर दिया। इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या करेंगे भाई? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया आपका x² प्लस 1/9x² प्लस 2x into 1/9x इक्वल्स टू 9। ये कट गया भाई आपका। ये कितना बचा आपका? 2/9। 2/9 को हम इधर ले आए, तो ये आ गया 79/9। इतना है। अब यहाँ पर ये कितना है? 9x है। अब इसको क्या करना है हमें? वो बना लेना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। इसमें एक काम नहीं करते हैं यार, ये कितना आसान सा सवाल है, क्या मतलब कोई इश्यू थोड़ी ना है इसमें, ठीक तो लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना? अब इसमें क्या करता हूँ ना मैं, 9 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर वाली साइड में। तो अगर इधर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x² हो जाएगा। ये नीचे से एक 9 चला जाएगा, 9x² बचेगा। इधर 9 की मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला 9 चला जाएगा, तो यानी कि 79 आ गया। तो ये हो गया ना 79 आंसर, है ना? चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल है, ये बता रहे हैं कि भाई इस स्टार वाले साइन की जगह पर क्या आएगा अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है। भाई देखो, कोई संख्या 6 से डिविजिबल अगर आपको चेक करनी है तो उसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, है ना? अब यहाँ पर इस स्टार वाली जगह पर 1 तो हो नहीं सकता भाई, 1 नहीं हो सकता ना, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसको 6 का डिविजिबल बनाना है और उसके लिए आपको 2 का डिविजिबल तो होना ही चाहिए। अब आप ये देख लो कि 2 है या 4 है, तो इनको सम करके देख लो। अगर सम करें, अगर 7 और 2 9 और 3 12 और 5 17, 17 और 6 कितना हो गया? 23, प्लस स्टार वाली जगह पर अगर मैं 2x कर लूं, अगर इसकी जगह पर मैं 2 रखूं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 27 आ जाएगा। अगर x की जगह पर मैं 2 रखूं तो ये 4 हो जाता और ये 23 हो जाता और ये 27 हो जाता और ये 3 से भी डिविजिबल हो जाता, तो 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर आंसर। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, समझ रहे हो? डिविजिबिलिटी को आप चेक करके अपना आंसर निकाल सकते हैं आराम से। बस ये देखना है कि भाई दोनों कंडीशन को ना सेटिस्फाई कर दे वो। ठीक है? ठीक है ना? मतलब कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। सवाल मैंने सही से लिखा है ना? स्मॉलेस्ट डिजिट। हाँ तो ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट में तो 2 ही आ जाता आपका इस जगह पर, है कि नहीं? अब एक एक करके सारी चीजें हम चेक करते हैं। यही पूछा था ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि
सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य का इतने हिस्से में लाभ के रूप में अर्जित करती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इन्होंने हिस्सा बोल दिया है कि वो 1/6 में है, यानी कि जो गेन है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1/6 में है, किसका, सेलिंग प्राइस का, है कि नहीं। अब इन्होंने 1/6 में सेलिंग प्राइस कितना है, 31902। अब इसको आप 6 से कट कर लो, तो आप कितने बार करोगे, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 5317, ये क्या निकाल लिया आपने, गेन निकाल लिया। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालूं मैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, एसपी माइनस आपका प्रॉफिट। एसपी कितना है, 31902, और ये कितना है, 5317। इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 5856 और 2, तो 26585 क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, और सीपी पे ही आप अपना गेन निकाल सकते हो। तो गेन परसेंटेज क्या आ जाएगा, गेन कितना था, 5317, सीपी कितना है, 26585, और प्रतिशत निकालना है तो ये करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 26 से 2 बार लगभग पूरा पूरा चला जाएगा ना, 3 तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये हटा के 2 0 रखूं, तो 26 से देखो ये 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, तो ये आपका जो 20% वाला है ना, ये आंसर हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट करके भी आप अपना सॉल्यूशन ना आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। चलिए भाई, ये डीआई से रिलेटेड सवाल है, देखिए क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ बनाना को शो कर रहा है, जो कि 5 फर्म्स के द्वारा 4 सालों में प्रोड्यूस किया गया। रेस्पेक्टिव रेशो बताइए डजन ऑफ बनानास का, जो कि एम फार्म के द्वारा और पी फार्म के द्वारा किया गया 2022 में। एम और पी, तो एम और पी, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, 17,652 और 16,404, ये करना है। अब इसमें क्या है, ओवर 4 इयर्स ना, हाँ तो ठीक है, इसका औसत निकाल दो। डजन ऑफ बनाना, अब डजन ऑफ बनाना का वही है कि यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाई 12 लिखूं, और यहाँ पर भी वो तो कट ही जाएगा। कुल मिलाकर इसका मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो कट कर लेना इसको आप इसको अगर कट करें, 4 से चला जाएगा ना ये, तो 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×1 = 4, 4×1 = 4, तो ये आपका आ गया कौन सा, कहाँ है, अभी और कट जाएगा क्या ये? अभी मेरे ख्याल से एक बार और चला जाएगा ना, किसी और से 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3×4 = 12, 3×7 = 21, 1471, तो ये वाला आंसर आ रहा होगा आपका, सी ऑप्शन। रेशियो निकालना है, डेटा आपको है, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 से ये भी कट हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 × 3, 3, 3, 6, 7, है ना। चलिए भाई आ गया ये। अगला सवाल है, इन्होंने आपको एक क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी हैं, 15, 150, 175 आयाम वाले घनाभ को कितने समान सबसे बड़े घनों में विभाजित किया जा सकता है, सबसे बड़े के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर चाहिए। अगर मुझे निकालना है इन तीनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, आप मुझे बताइए कि वो आपको क्या नजर आ रहा है, 25 नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, जो कि इसका भी कॉमन डिवीजर है, इसका भी और इसका भी, और उन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट है। आप मुझे पहले बताओ कि इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 150 × 175, ये क्या है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब जो ग्रेटेस्ट क्या कौन बनता, क्यूब बनता, वो किस डायमेंशन का बनता, इसका इसका वॉल्यूम कितना होता, 25 की पावर 3। अब अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम, तो 50, 150
और 175 के वॉल्यूम का आपने निकाला है ऑलरेडी, उसको आप डिवाइड कर दोगे इसके वॉल्यूम से। 25 इंटू 25 इंटू 25 निकल आएगा आपका। 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो आपका उत्तर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही करते हैं ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 7 और 3 है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए पर विस्तारित पी क्यू से मिलती हैं तो ए पी क्यू को किसमें विभाजित करेगा? क्या है भाई, दो सर्कल हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, रेडियस आपको दी है, ये पी है भाई इसका केंद्र, ये क्यू है इसका केंद्र, ये 7 है, ये 3 है। ये बिंदु क्या है भाई, कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू मैंने क्या बोल दिया, बस आपका सेंटर है। अब ये जो आपका एक्सटेंड है, इसको आप एक्सटेंड करके कहां पर मिला रहे हैं, ए पर मिला रहे हैं, किससे, जो इनकी कॉमन वो है, टेंजेंट है कि नहीं। तो अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देन a डिवाइड्स पी क्यू। ये जो a है, ये इस पी क्यू को किस प्रकार डिवाइड करते हैं, तो आप लोग मुझे बताओ। एक्स पी ए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल, एक्स पी और ए, एक्स पी ए एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं होगा किसका, वाई क्यू ए का, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका, ये दोनों सिमिलर रहेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक्स पी का जो अनुपात है वाई क्यू से, क्या वो समान नहीं है, पी ए अनुपात क्यू ए के। तो ये कितना हो गया, 7:3 हो गया ना एक्सटर्नल रेशियो के हिसाब से। तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली 7:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से भाई आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आ गया। द टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय टू एथलीट एक्स वाई इन द सेम डायरेक्शन। पहले घंटे में, दूसरे घंटे में एक्स वाई की किलोमीटर, वाई की एवरेज स्पीड बताइए पहले 5 घंटे में कितनी होगी। लो भाई ये सवाल पूछा है इन्होंने। वाई की स्पीड पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा। सम करो, 20 30 50 40 90, 90 30 120 और 45 165। 5 घंटे की निकाल ली है। 33 आ गई भाई, डी ऑप्शन हो गया, यही होगा ना 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमें निकालना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सोहन 11% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा। दो सिचुएशन दिए हैं भाई। पहले साल का इंटरेस्ट जो है, जो एस आई फर्स्ट ईयर का है, वो कितना लगेगा, 141545, ये टोटल अमाउंट था। इस पर आपका 11% का इन्होंने रेट लगाया है, 1 साल के लिए लगाया है। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको काट लो भाई, कट जाए तो जैसे भी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपका पहले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। आसान है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर यहाँ पर दशमलव लगा के सीधे कर दूं, दोनों तरीके से जैसे भी आप करना चाहो आप आराम से कर सकते हैं। तो एक निकल आएगा। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है, जो बचा हुआ है, क्योंकि इसने इतना अमाउंट चुका दिया था, इतना अमाउंट चुका दिया था, तो ये क्या है, 141,545 में से ये जो अमाउंट आपका आया होगा, ये वाला जो अमाउंट आया है, ये वाला अमाउंट इसमें चुकाकर आपका कुछ बचा हुआ, ये ऑलरेडी वो इंटरेस्ट इसमें आगे चल के जुड़ेगा। अभी इसमें से आप क्या करोगे, ये इतना माइनस करोगे तो कुछ एक अमाउंट आएगा, फिर उस अमाउंट पर आपका 11% का रेट लगेगा। यानी कि ये आपका कुछ अमाउंट आया, इस पर आपका वो 11% का 1 साल के लिए रेट लगता, फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर टोटल अमाउंट जो आप देते उसमें आपका ये जो इंटरेस्ट आया ये भी आप शामिल करके दोगे। ठीक है, इसको ट्राई करोगे एक बार। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है, दोनों
सालों के अंदर इंटरेस्ट निकालो, जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो आगे जाके आपका जुड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, ये पूछ रहे हैं, एक महिला अपने आय का 2/3 खर्च करती है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और खर्च 24% बढ़ जाता है तो उसकी बचत प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी? हम्म, भाई एक महिला है, अपनी इनकम का 2/3 खर्च कर लेती है। इनकम अगर उसकी 300 है तो एक्सपेंडिचर कितना है? 200, और सेविंग कितनी है उसकी? 100। यही है ना इसके हिसाब से। अब उसने बोला कि उसकी इनकम 18 से इंक्रीज हो जाए, 18 थी 54, ये 18% से इंक्रीज हो गई, यानी कि 54 यूनिट इंक्रीज हुई ना, तो कितनी हो गई? 354। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया किससे? 24 से। 24 दूनी 48, यानी कि 48 यूनिट बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 248। तो सेविंग कितनी आई? 14 में से 8 माइनस किया 6, 0। 106 उसकी क्या रही? स्पेंडिंग रही। तो 100 की तुलना में वो कितनी बढ़ी है? 6% बढ़ी है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है। अगला सवाल है भाई, एक एल एम एन में एल की वैल्यू दी है, एल एम एल एन के बराबर दिया है, एन का मान आप लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ है क्या यार इस सवाल में? 31 डिग्री आंसर नहीं आ रहा है आपका इसमें। भाई 118 इन्होंने अगर दिया है एक एंगल, दो साइड बराबर है, तो वो साइड वाले दो एंगल भी आपके बराबर रहे होंगे। इसकी वैल्यू होती है 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ से? 52। एक्स की वैल्यू 26। एक्स की वैल्यू 62 आएगा। 62 आया तो ये 31 आएगा। ठीक है भाई। चलिए आगे आइए। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। चलो करते हैं। भाई एक ही वैल्यू पर इसको सॉल्व करना है, रख दो इसको, एक ही वैल्यू को रखने के लिए कह रहे हैं ये। तो ये कितना हो गया? 3 और 3 6 हो गया। उधर 9 - 9 चला गया, अब आपका 9 बचा, तो ये आपका 54 आंसर आ गया। ये कैसा सवाल दिया है इन्होंने पेपर में? एक ही वैल्यू पुट करके पूछ रहे हैं, आंसर क्या आएगा? ये भाई आपका, देखते हैं इसमें क्या है। गिवन टेबल को आप कंसिडर कीजिए। टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स 5 कंपनीज का 5 सालों के अंदर लाख में दिया है, और सवाल का आंसर करना है। अगर जो टोटल एक्सपोर्ट है सभी कंपनी का एक साथ 2013 के अंदर, वो 30 लाख थे, 300 लाख है 2013 के अंदर। ठीक है। जो इसमें दिया है वो क्या दिया है? इंपोर्ट दिया है। 2013 के अंदर इन्होंने आपको क्या दिया है? उसका एक्सपोर्ट दिया है। देन प्रॉफिट और लॉस बताइए टुगेदर 2013 का। भाई इंपोर्ट देखो 2013 के अंदर कितना है, ये इंपोर्ट दिया था ना, 30 और 60, 90 और 70, 160, 160 और 90, 250, 250 और 15, 265। तो 265 लाख क्या है? इंपोर्ट। टोटल इंपोर्ट जो है। अब अगर मैं प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूं, तो प्रॉफिट ये बोल रहे हैं कि वो कितना है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इन्होंने दिया है कि कितना है? 300 लाख। इसमें से 265 बस मुझे माइनस करना था। ये 35 लाख का प्रॉफिट मुझे ऐसे करके बताना है। तो देखो सवाल कहने के लिए ऐसे कैसे दिख रहा है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा सवाल दे दिया हो, है नहीं। अगला सवाल, ये कह रहे हैं कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का दिया है। वेरियस आइटम्स सलोनी का मंथली इनकम इस टेबल के अंदर दी गई है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रेंट, फूड, एजुकेशन, बिल और मिसलेनियस। सलोनी की मंथली इनकम 75,000 है। हाउ मच मनी बताइए कि वो रेंट और एजुकेशन पर कर रही है। तो रेंट का 30 है, एजुकेशन का 25 है, कुल मिलाकर कितना हुआ? 55। तो 55% आपको निकालना है 75,000 का। तो ये 2 जीरो काट लोगे, 75 की 55 में मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी वैल्यू आए आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो को अलग रख लेते हैं, और इसको आपका कर लीजिएगा, मतलब आप, चलो कर लेते हैं साथ में बैठ के। मैं इस वाले तरीके से करता हूँ, ठीक है। 37 हो गया, 5 7 3 5 7 5 12 8 और 3 11, 4125। ये आपका बी वाला ऑप्शन हो गया भाई। जैसे भी आप करना चाहें, ये बहुत ही बेसिक तरीके से कर दिया मैंने। अगला सवाल है, कंसीडर कीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर को। वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है आर पर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू दी है, क्यू आर की वैल्यू दी है। पी क्यू आर का वैल्यू थीटा दिया है, तो आपसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आर पर उन्होंने बोला है वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब इस पी क्यू आर के अंदर आप पी आर पी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पी क्यू की वैल्यू 29 दी है, क्यू आर की वैल्यू 21 दी है, और आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो 29, 21 और 20 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आप सीधे सीधे इस चीज को लिख सकते थे। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ये निकाल रहा हूं आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/29। इसको लिख देता हूं 21/29 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 20 / 29। एलसीएम आपका 29 स्क्वायर ही रहेगा, 20 + 21 आपका ऊपर 41 आ गया, 20 - 21 आपका 1 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है, ऊपर 41 है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाता है भाई इसके अंदर, है क्या नहीं। चलिए अंतिम सवाल आपकी इस शिफ्ट का, हाफ ऑफ ए बी और सी का सम आपका 120 है, यानी कि बचे हुए हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी रही होगी, 60 रही होगी। उसका भी हाफ कर दोगे अगर तो वो 1/4 ए हो जाएगा, यानी कि इसका भी हाफ कर देता हूं तो क्या इसकी वैल्यू 30 दिख रही है भाई, ये ए आंसर हो जाएगा क्या, ऐसे ही कर देते ना इसको, है ना। तो ये भी हो गया आपका। तो भाई ये थी आपकी एक और शिफ्ट। एक आधा सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उनको कमेंट करके आंसर जरूर करना, तो दैट के आइडिया लगता है। तो चलिए फिर अगली शिफ्ट में मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी ये ऐप है, इसको डाउनलोड करके आपके 4 कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।